आज हम बात करेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जिस तरीके से आईक्यू इम्पॉर्टेंट है उसी तरीके से ईक्यू भी इम्पॉर्टेंट है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस इज़ द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, मैनेज एंड एक्सप्रेस इमोशंस इफेक्टिवली. इट हेल्प्स इन हैंडलिंग रिलेशंस, मेकिंग डिसीजंस एंड डीलिंग विद स्ट्रेस. तो क्या है जो हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस है, हमारी भावनात्मक बुद्धिमत्ता है, वो एक ऐसी क्षमता है जिससे हम अपनी भावनाओं को समझ सकते हैं, उन्हें नियंत्रित कर सकते हैं, उन्हें सही तरीके से व्यक्त कर सकती हैं, अपने रिश्तों को संभालने और निर्णय लेने और तनाव से निपटने में ये मदद करता है. अगर आप इमोशनली मैच्योर होंगे, परिपक्व होंगे सामूहिक रूप से, तो आप अपनी भावनाओं को, कि आप खुद के लिए क्या चाहते हैं, आप कैसा महसूस कर रहे हैं, इसको आप बेहतर समझ पाएंगे. आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं कि आपको किस परिस्थिति में किस तरीके से व्यवहार करना है, ये आप जानते होंगे. हमारे रिश्ते काफ़ी अच्छे रहते हैं अगर हम इमोशनली मैच्योर होते हैं, हम सामूहिक रूप से अगर हम परिपक्व हैं और हम अगर हमारे अंदर इमोशनल मैच्योरिटी है, तो हम लोग रिश्ते अच्छे से संभाल पाते हैं अपने. हम बहुत जल्दी किसी से लड़ते झगड़ते नहीं हैं, हम सामने वाले की बातों को सही तरीके से समझ पाते हैं, हम सही तरीके से निर्णय ले पाते हैं कि किस स्थिति में किस तरीके का निर्णय कब लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, ये हमें बेहतर आता है. इसके अलावा अगर हम इमोशनली मैच्योर होंगे तो हम तनाव से भी अच्छी तरीके से निपट पाएंगे. इमोशनल इंटेलिजेंस इंक्लूड्स 5 key components: self-awareness, knowing your own emotion, self-regulation, controlling emotion in different situations, motivation, using emotion to achieve goals, empathy, understanding others' emotion, social skills, managing relationship and कम्युनिकेटिंग वेल. तो भावनात्मक जो बुद्धिमत्ता है, इसके 5 घटक यहाँ पर बताए गए हैं. सबसे पहला है आत्म जागरूकता, अपनी भावनाओं को पहचानना कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, आप अंदर से अपने लिए जो आपकी भावनाएं हैं या फिर आप क्या सोच रहे हैं, आप अपनी भावनाओं को समझ पाते हैं अच्छी तरीके से, आप आत्म जागरूक होते हैं, आपके अंदर सेल्फ अवेयरनेस होती है. आत्मनियंत्रण यानी कि अपनी भावनाओं को हम कैसे संभाल रहे हैं. हमारे सामने डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं, हमेशा स्थितियाँ एक जैसी नहीं आती, ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, बहुत उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है, कभी तकलीफ़ें भी आती हैं तो कभी सुख भी आते हैं. तो उसमें आत्मनियंत्रण होना बहुत ज़रूरी है कि बहुत ज़्यादा सुख में बहुत ज़्यादा खुश ना हो जाना. बहुत आप ऐसा है कि थोड़ा सुख आ गया तो आप बिल्कुल इतने ज़्यादा खुश हो गए कि फिर आपको कुछ और नहीं दिखाई दे रहा है. कोई दुख आया तो इतना ज़्यादा दुखी हो गए कि फिर उससे उभर ही नहीं पा रहे हैं, उससे बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं. तो जो ये इमोशंस पे कंट्रोल करना, ये हमें इमोशनल इंटेलिजेंस के कारण, इमोशनल मैच्योरिटी के कारण आता है. इसके अलावा प्रेरणा की यहाँ पर बात की गई है कि अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भावनाओं का उपयोग करना. तो जब हमारे सामने कोई गोल होता है या उद्देश्य होता है हमारा, तो वो हम इस तरीके से उसे ठान लेते हैं कि हमें उसको अचीव करना ही है. हम इतना मोटिवेटेड रहते हैं, हमारे अंदर प्रेरणा इतनी अधिक होती है कि जब तक हम उसे अचीव नहीं कर पाते तब तक हम रुकते नहीं हैं. ये तब होता है जब हम इमोशनली मैच्योर होते हैं, हमारे अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस होती है. अगर हमारे अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं होगी तो हम बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे. कभी परेशानी आई तो परेशान हो गए, कभी कोई अप्स एंड डाउन्स आए तो पढ़ाई छोड़ करके उनके पीछे लग गए. अपने गोल को अगर हम ये मान के चल रहे हैं कि हमको अगले 1 या 2 साल में कोई गवर्नमेंट जॉब पानी है और हम उसकी तैयारी कर रहे हैं, इस बीच आप तैयारी में लगे हुए हैं, लेकिन आप इमोशनली अगर मैच्योर नहीं हैं, आप परिपक्व नहीं हैं, स्टेबल नहीं है सामूहिक रूप से, तो अगर कोई परेशानी आ गई तो आप पढ़ाई लिखाई छोड़ करके फिर उसी चीज़ के पीछे लग गए या फिर आप डिस्ट्रैक्ट हो गए किसी चीज़ से. तो जब आपके अंदर अपनी भावनाओं को किस समय कैसे उपयोग करना है, ये इमोशनल मैच्योरिटी, इमोशनल इंटेलिजेंस हमें सिखाती है. तो अगर आप इमोशनली मैच्योर होंगे तो आप अपनी भावनाओं को सही तरीके से उपयोग कर पाएंगे. इसके अलावा यहाँ पर ये सहानुभूति लिखा है, ये सहानुभूति नहीं है, ये परानुभूति है. यहाँ पर एम्पैथी की बात की गई है. एम्पैथी यानी कि दूसरे की भावनाओं को बेहतर समझ पाना या दूसरे की भावनाओं को उसी तरह समझ पाना जिस तरीके से वो महसूस कर रहा है. ये ठीक उसी तरीके से है कि जिस तरीके से दूसरे के जूते में पैर डाल करके देखना कि उसका जूता उसे कितना काट रहा है. तो जाके पैर ना पड़ी बिवाई, वो क्या जाने पीर पर आई. ये बात आपने अक्सर सुनी होगी कि जब तक
खुद को कोई कांटा ना चुभे तब तक कांटा चुभने का एहसास नहीं होता। तो जब हमारे अंदर एम्पैथी होती है तो हम दूसरे की भावनाओं को, दूसरे की परेशानियों को उसी तरीके से महसूस कर पाते हैं जिस तरीके से वो महसूस कर रहा है। तो एम्पैथी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा सामाजिक कौशल की, सोशल स्किल्स की यहाँ पे बात की गई है। तो संबंधों को संभालने में और प्रभावी संवाद करने में ये हमारी जो इमोशनल मैच्योरिटी है वो काफ़ी हेल्प करती है। अगर आप इमोशनली इंटेलिजेंट होंगे, इमोशनल इंटेलिजेंस आपके अंदर होगी, तो आप अपने रिश्तों को संभाल पाएंगे और आप एक प्रभावी संवाद कर पाएंगे, यानी कि आपके अंदर जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो बहुत अच्छी होती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें अब कि जो हम आज क्वेश्चनर करने जा रहे हैं, हम जो टेस्ट करने जा रहे हैं, तो आज हम इमोशनल इंटेलिजेंस पर एक टेस्ट करने जा रहे हैं, उसी के बारे में मैं आपको सिखाऊंगी। तो उसका उद्देश्य है कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता मापने के माध्यम से प्रयोज्य भावनात्मक बुद्धिमत्ता का मापन करना। एक सब्जेक्ट के ऊपर हम ये टेस्ट करेंगे, इसलिए हम उद्देश्य को लेकर के यहाँ पर चल रहे हैं। अगर हम ग्रुप में ये टेस्ट कर रहे होते या फिर हम कोई कंपैरेटिव स्टडी कर रहे होते तो हम यहाँ पर प्रॉब्लम और हाइपोथेसिस बनाते, वेरिएबल्स को देखते। क्योंकि हम किसी एक प्रयोज्य पर, एक इंडिविजुअल पर इस टेस्ट को कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर एम लेके चल रहे हैं कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता मापने के माध्यम से प्रयोज्य के बुद्धिमत्ता का मापन करना, टू मेजर द इमोशनल इंटेलिजेंस ऑफ सब्जेक्ट बाय यूजिंग एन इमोशनल इंटेलिजेंस स्केल। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, क्योंकि ये मैं आपको पूरा यहाँ पर क्वेश्चनर नहीं दिखाऊंगी, इस क्वेश्चनर को आपको परचेज़ करना पड़ता है नेशनल साइकोलॉजिकल कॉरपोरेशन से। तो यहाँ पर इसको पूरी तरीके से दिखाना तो संभव नहीं है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा क्वेश्चनर दिखा देती हूँ ताकि आपकी समझ में आए कि किस तरीके से इस क्वेश्चनर को किया जाता है। तो EIS यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका मतलब है इमोशनल इंटेलिजेंस स्किल, जिसको बनाया है अरुण कुमार सिंह और श्रुति नारायण ने। इसीलिए इमोशनल इंटेलिजेंस स्केल के सामने उन लोगों के इनिशियल्स यहाँ पर लिखे हुए हैं SANS। SANS का मतलब है सिंह अरुण कुमार से और नारायण श्रुति से। उसके बाद आपको दिख रहा है कि एक सब्जेक्ट का प्रोफाइल यहाँ पर भरने के लिए एक कॉलम बना हुआ है, एक पूरी टेबल सी बनी हुई है जिसमें हम सब्जेक्ट का प्रोफाइल यहाँ पर देते हैं कि जिस भी सब्जेक्ट के ऊपर आप ये टेस्ट करने जा रहे हैं, सबसे पहले उसके संग एक रैपो बिल्ड कीजिए, एक सौहार्दपूर्ण व्यवहार स्थापित कीजिए। क्योंकि मनोविज्ञान में सूचनाओं को गोपनीय रखा जाता है, तो कोशिश कीजिए कि आप नाम यहाँ पर ना भरें अपने सब्जेक्ट का, अपने पास सूचना को रखिए, लेकिन यहाँ पर नाम की गोपनीयता को हम बरकरार रखते हैं। इसके अलावा वो सूचनाएं जो वो आपको परमिशन दे भरने की, उन्हें यहाँ पर आप भरिए। इसके बाद हम कुछ निर्देश देते हैं कि इसमें कुछ स्टेटमेंट्स हैं, यहाँ पर हम स्टेटमेंट वर्ड यूज़ करते हैं, कथन शब्द का हम प्रयोग करते हैं, हम प्रश्न नहीं कहते, क्योंकि हर प्रश्न का कोई ना कोई सही या गलत उत्तर होता है, लेकिन जो इसमें अंदर कथन दिए गए हैं उनका कोई सही या गलत उत्तर नहीं है। तो हमको प्रयोज्य को समझाना होता है कि आप जो उत्तर देने जा रहे हैं उनका कोई सही या गलत उत्तर नहीं है। आप अपनी भावनाओं, इच्छाओं के अनुसार आप जैसा महसूस करें उसके हिसाब से आप आंसर कीजिए। तो आप बताइए कि इसमें कुछ स्टेटमेंट्स हैं जिनके 2 ऑप्शंस हैं, यस और नो। ये एक 2 पॉइंट स्केल है क्योंकि यहाँ पर 2 ऑप्शंस हैं, यस और नो। तो इन 2 ऑप्शंस को यूज़ करके आप आंसर कीजिए। जो भी आपको ऑप्शन सही लगे उसके सामने सही का निशान लगा दीजिए। यूँ तो समय की कोई सीमा नहीं है, लेकिन फिर भी कार्य जल्दी करने का यहाँ पर अपने प्रयोज्य को निर्देश देना है कि वो जल्द से जल्द कार्य करे। इसके लिए आप एक शांत कमरे को ले सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं, जहाँ का जो वातावरण है काफ़ी शांत हो, वेंटिलेटेड हो रूम, लाइट की प्रॉपर वहाँ पर व्यवस्था होनी चाहिए। वहाँ पर सब्जेक्ट को बैठाइए, उसे बताइए कि आप क्या करने जा रहे हैं उसके साथ, और उसके बाद उसे क्वेश्चनर दीजिए और उसके बाद उसे क्वेश्चनर को फिल करने के लिए कहिए। इस तरीके से ये क्वेश्चनर है, इसमें 31 आइटम्स हैं, कथन हैं, और मैं आपको सारे नहीं दिखाऊंगी, मैं एग्जाम्पल के लिए बस आपको यहाँ पे 5 कथन दिखा रही हूँ। 5 क्या, मैं आपको थोड़े से और कथन दिखा देती हूँ, एक पेज आपको दिखा देती हूँ यहाँ पर कथन से। तो ये देखिए यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स हैं जिनके सामने 2 ऑप्शन हैं, हाँ और नहीं। तो आपको क्या करना है, ये अपने सब्जेक्ट से इसे फिल करवाना है। आप सारे का सारा क्वेश्चन उसे फिल करवा लीजिए। जब वो फिल कर दे तो उसको आप थैंक्स के संग वापस भेज दीजिए। अब आपको इसकी स्कोरिंग करनी है। स्कोरिंग कैसे करनी है? स्कोरिंग करने के लिए आपको देखना है कि इसमें, इस पूरे क्वेश्चनर में 2 तरीके के स्टेटमेंट्स हैं, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हैं और एक नेगेटिव स्टेटमेंट्स हैं। क्योंकि अभी
फर्स्ट पेज में कोई नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं दिखाई दे रहा है और पूरा क्वेश्चनर मैं आपको नहीं दिखा सकती क्योंकि इसको यहाँ पर दिखा पाना संभव नहीं है। तो आप जब भी ये क्वेश्चनर को परचेज करें तो आप देखेंगे कि पूरे क्वेश्चनर में आपको कुछ स्टेटमेंट्स ऐसे दिखेंगे जिनके सामने आपको ब्लैक कलर का डॉट दिखाई देगा। तो जिन स्टेटमेंट्स के सामने आपको ब्लैक डॉट दिखाई दे रहा है वो नेगेटिव टाइप के स्टेटमेंट्स हैं, और जिनके सामने कोई ब्लैक डॉट नहीं है, जैसे फर्स्ट पेज में कोई ब्लैक डॉट नहीं है, तो ये पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हैं। तो इनकी स्कोरिंग थोड़ा अलग अलग तरीके से की जाती है। जो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हैं, अगर उसमें आपका जो सब्जेक्ट है वो हाँ में आंसर कर रहा है तो आप उसको 1 नंबर देंगे। 0 में आंसर कर रहा है तो सॉरी, अगर आपका सब्जेक्ट हाँ में टिक कर रहा है तो आप उससे 1 नंबर देंगे, नहीं में टिक कर रहा है तो आप 0 नंबर देंगे। वैसे ही नेगेटिव जो स्टेटमेंट्स हैं, अगर वो हाँ में टिक कर रहा है तो 0 नंबर देंगे और नहीं में टिक कर रहा है तो आप 1 नंबर देंगे। तो इस तरीके से आप पूरी स्कोरिंग क्वेश्चनर की कर लेंगे। इसकी स्कोरिंग करने के बाद फिर आपकी ये जो फलांकन तालिका है इसमें आप हर पेज का रॉय स्कोर लिख देंगे, यानी कि हर पेज में जो भी उसने हाँ नहीं में रिस्पॉन्ड किया उसको आप देख लीजिए, उसको नंबरिंग कर दीजिए उसकी। उसके बाद हर पेज का रॉय स्कोर यहाँ पर लिख दीजिए और बाद में फिर तीनों पेज के रॉय स्कोर को टोटल कर दीजिए, तो आपके पास एक टोटल स्कोर होगा। इंटरप्रिटेशन करने के लिए हमको मैनुअल देखना पड़ता है, तो मैनुअल को देखने से आपको पता चलेगा कि आपको इसकी इंटरप्रिटेशन कैसे करनी है। आप ये देख रहे हैं, ये इसका मैनुअल है। इसके मैनुअल में आपको दिखाई दे रहा है रेंज ऑफ स्कोर्स और यहाँ पर इंटरप्रिटेशन। तो रेंज ऑफ स्कोर में आपको 27 एंड अबव दिखाई दे रहा है। तो अगर आपका सब्जेक्ट 27 या उससे ऊपर स्कोर करता है तो वो हाई इमोशनल इंटेलिजेंस को यहाँ पर दिखा रहा है, यानी कि उसके अंदर हाई इमोशनल इंटेलिजेंस है। अगर आपका जो सब्जेक्ट है 21 to 26 स्कोर कर रहा है तो एवरेज इमोशनल इंटेलिजेंस है उसके अंदर। और अगर आपका जो सब्जेक्ट है वो 20 और लेस, यानी कि 20 से कम, 20 या 20 से कम अगर वो स्कोर कर रहा है तो उसके अंदर लो इमोशनल इंटेलिजेंस है। तो इस तरीके से आप इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं और इस तरीके से ये इमोशनल इंटेलिजेंस स्केल को किया जाता है, इसकी स्कोरिंग ऐसे की जाती है और रिजल्ट ऐसे निकाला जाता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।